हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। और आपने थंबनेल में देखा कि हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इसमें हम कर रहे हैं केवीएस पीजीटी ज्योग्राफी 2022 वैकेंसी का जो पेपर फरवरी 2023 में हुआ था, उसको हम पूरा डिटेल में देख रहे हैं। लास्ट की वीडियो में आपने देखा कि हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और 10 क्वेश्चन हमने पूरे डिटेल से देखे थे। थंबनेल में जैसे आपने देखा कि पीवाईक्यूज़ को कैसे लगाना चाहिए, हमें सीधा सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर नहीं लगाना, हमें बाकी के जो 3 ऑप्शन बचे हैं उनको भी साथ साथ में देखना है, उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य अटलांटिक कटक का महत्वपूर्ण लक्षण है। ऑप्शन ए है अपसारी सीमा, बी दूसरा है अभिसारी सीमा, तीसरा है परिवेष्टन क्षेत्र, चौथा है रूपांतर सीमा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका। देखो, ये वाला क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ठीक है। और उसका चैप्टर हम देखेंगे 4, जिसका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण, ठीक है। और इसका पेज नंबर है 37, जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें पूछा है कि मध्य अटलांटिक कटक का महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है। ऑप्शन ए था अपसारी सीमा। देखो, अपसारी सीमा क्या है कि जब दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में हटती हैं, ठीक है। जैसे ये दो प्लेट है, एक ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रही है। तो क्या होता है कि जहाँ से प्लेट अलग होती है, इनके बीच में एक नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। अपसारी सीमा में क्या होता है, नई भूप्रपट्टी का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन एक ही सही हो जाएगा, अपसारी सीमा। दूसरा है अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा क्या है, जैसे अपसारी सीमा है इसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं, तो वैसे ही अभिसारी सीमा में दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं, ठीक है। ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट भी इसके सामने की तरफ गति कर रही है। तो इससे क्या होता है कि एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक प्लेट का विनाश होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अपसारी में तो भूप्रपट्टी का निर्माण होता है, लेकिन अभिसारी सीमा में जो प्लेट है उसका विनाश होता है। और जहाँ पर ये प्लेट धंसती है इसके नीचे, उस क्षेत्र को कहा जाता है सबडक्शन जोन, सबडक्शन जोन, ठीक है, यानी प्रविष्टन क्षेत्र। तो आपको ये भी पता चल गया है कि प्रविष्टन क्षेत्र क्या है। तो अभिसारी सीमा क्या है, प्रविष्टन क्षेत्र क्या है। चौथा है रूपांतर सीमा। रूपांतर सीमा क्या है, देखो, अपसारी सीमा में एक दूसरे के विपरीत जा रही थी, अभिसारी में एक दूसरे के सामने आ रही थी। और रूपांतर सीमा में क्या होता है कि जैसे दो प्लेट हैं, ठीक है, ये एक दूसरे की क्षैतिज दिशा में खिसकती हैं। इसमें ना तो भूप्रपट्टी का विनाश होता है और ना ही इसका निर्माण होता है। तो ये हो गया रूपांतर सीमा। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि कौन कौन सी सीमा में कैसी कैसी संरचनाएं बन रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भूखंडों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन एक है अफ्रीका, 2 है मेडागास्कर, 3 है ऑस्ट्रेलिया, 4 है साइबेरिया। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखो, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है इसी चैप्टर से जो हमने देखा है लास्ट का, चौथा चैप्टर 11th क्लास की बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसका पेज नंबर है 32, जहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पूछा कि भूखंडों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। देखो, हम सभी जानते हैं, जैसे हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसमें भी हमने बहुत डिटेल में देखा था। जो वेगनर महोदय हैं, ठीक है, वेगनर महोदय, उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था 1912 में। उन्होंने पूरे भूखंड को कहा था पेंजिया, ठीक है, पेंजिया, और इसके चारों ओर जो पानी था उसको कहा था पेंथालासा, पेंथालासा। तो इसमें पूछा कि जब पेंजिया का विखंडन होता है, ठीक है, कितने साल पहले, 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन हुआ था जुरेसिक काल में, जुरेसिक काल में। तो ये दो भागों में विभक्त हुआ था, एक तो उत्तरी पेंजिया, एक दक्षिणी पेंजिया। तो उत्तरी पेंजिया था उसको कहा था लोरेशिया, लोरेशिया, और जो दक्षिणी पेंजिया का भाग है उसको कहा था गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से जो देश हैं उनका मतलब गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं, इसमें हो जाएगा अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, और अपना भारत भी इसी का भाग है, ठीक है। जो अपना प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। और जो उत्तरी पेंजिया है जिसको लोरेंसिया नाम दिया गया, इसमें हुआ था, जैसे उत्तरी अमेरिका है, साइबेरिया है, ठीक है, और यूरेशिया है, इन सब का
हिस्सा हैं ये सब हैं फ्लोरेंसिया का हिस्सा हैं, और गोंडवाना का हिस्सा अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। साइबेरिया इसका हिस्सा नहीं है, साइबेरिया लूरेशिया का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नदी रोधिकाओं के बारे में सही है? ऑप्शन 1 है ये नदियों के पार्श्वों में भिन्न रैखिक और समानांतर पठारों का निक्षेपण है। दूसरा है ये लूप जैसे चैनल हैं। तीसरा है ये गिरिपद पर विकसित जलोढ़ पंख हैं। चौथा है ये बड़ी नदियों के विसर्पों के अवतल क्रांति पर बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये लिया गया है अपना क्लास 11th की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसका चैप्टर है ये 7, ठीक है, जिसका नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। और इसके पेज नंबर पर देखेंगे ये है 62 पेज नंबर पर ये सब दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है कि नदी रोधिकाओं के बारे में सही है, ठीक है, कौन सा सही है जो नदी रोधिकाएं। देखो नदी रोधिकाओं को विसर्प रोधिकाएं भी कहा जाता है, विसर्प रोधिकाएं। पहला था कि ये नदियों के पार्श्वों में भिन्न रैखिक और समानांतर पठारों का निक्षेपण है। देखो ये समानांतर पठारों का निक्षेपण है प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध। ये सब हमने अपनी एमसीक्यू सीरीज में बहुत डिटेल में देखा था, आप उनको वहाँ जाकर भी अच्छे से देख सकते हैं। तो पहला इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है लूप जैसा चैनल। लूप जैसा चैनल क्या है? ये है विसर्प, ठीक है, तो दूसरा भी इसका गलत हो जाएगा। तीसरा है गिरिपद पर विकसित जलोढ़ पंख, नहीं जलोढ़ पंख भी नहीं होगा। चौथा है ये बड़ी नदियों के विसर्पों के अवतल ढाल पर बनते हैं, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। जो बड़ी नदी हैं उनके विसर्पों के अवतल ढाल पर क्या बनता है? बनता है नदी रोधिकाएं और विसर्प रोधिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस भू आकृति का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है सर्क, 2 है हॉर्न, 3 है अरेत, 4 है कॉल। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 11th की बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसका चैप्टर है 7, जिसमें लास्ट वाला क्वेश्चन भी वहीं से पूछा था, ठीक है, जिसका नाम है भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, और इसका पेज नंबर है 68। इसमें पूछा है कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस भू आकृति का उदाहरण है? तो कौन सी भू आकृति का उदाहरण है? ये हो जाएगा ऑप्शन 2 सही, हॉर्न, ठीक है। देखो सर्क क्या है? सर्क है कि गहरे लंबे चौड़े गर्त जिनकी दीवार कैसी होती है? अवतल ढाल वाली होती है, ठीक है, जो कुर्सी के जैसे हमें दिखाई देते हैं। जैसे सर्क का निर्माण कैसे होता है? हिमनद अपर्दन के द्वारा सर्क का निर्माण होता है। ये ऐसे हमें कुर्सी की तरह दिखाई देते हैं, ठीक है, तो इनको आराम कुर्सी जैसी संरचना दिखने वाले क्या होते हैं? सर्क होते हैं। दूसरा है हॉर्न। हॉर्न का निर्माण कैसे होता है कि जब कोई पर्वत है, ठीक है, उसके इधर से भी सर्क बन गया, इधर से भी सर्क बन गया, इधर से भी और पीछे से भी, जब चारों तरफ से सर्क का निर्माण होता है तो बीच में हमें एक आकृति दिखाई देती है सींग जैसी, तो उसको कहा जाता है हॉर्न, यानी इसकी चोटी। जैसे हमने देखा था अपनी वीडियो में कि आल्प्स पर्वत की जो हॉर्न है वो कौन सा है? मैटर्न हॉर्न, ठीक है। तो अरेत, अरेत क्या था? जैसे कोई ये पर्वत है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसमें एक सरल रेखा में बहुत सारे सर्क बन जाते हैं, और ऐसे ही सर्क पीछे की तरफ भी बन जाते हैं, तो बीच में हमें एक आरी जैसी संरचना दिखाई देती है, कंघी के जैसी, ठीक है। जैसे सर्क हमें आराम कुर्सी की तरह दिखाई देते हैं, वैसे ही कंघी के समान जो आकृति दिखाई देती है वो है अरेत। इसको कहा जाता है तीक्ष्ण कटक, इसको तीक्ष्ण कटक भी कहा जाता है, ठीक है। तो चौथा है कोल। कोल का निर्माण कैसे होता है? जैसे ये पर्वत है, इसके एक तरफ सर्क बन गया और दूसरी तरफ भी सर्क बन रहा है, तो ये दोनों सर्क अपर्दन के द्वारा पीछे की तरफ खिसकते जाते हैं, तो ये दोनों आर पार हो जाते हैं, ठीक है। इनके बीच से एक रंध्र जैसी संरचना बन जाती है, तो उसको कहा जाएगा कॉल। जैसे अपना इंदिरा कॉल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों में से किसमें अपक्षयित पदार्थों की गहराई अधिकतम होती है? पहला है टुंड्रा, दूसरा है स्टेपी, तीसरा है उष्णकटिबंधीय वन, चौथा है मरुस्थल।
तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें पूछा है कि कौन से जलवायु प्रदेश में अपक्षयित पदार्थों की गहराई अधिकतम होती है। देखो पहला है टुंड्रा। टुंड्रा तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर मोस्टली बर्फ़ जमी रहती है, यानी परमाफ्रॉस्ट जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जहाँ बर्फ़ का जमाव रहता है। तो यहाँ पे भौतिक क्रियाएं ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, ठीक है। रासायनिक जो क्रियाएं हैं वो बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं होती। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है स्टेपी। स्टेपी जलवायु में भी भौतिक क्रियाएं क्रियाशील होती हैं, थोड़ी बहुत रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं। तो इसमें भी जो अपक्षयित पदार्थ हैं वो बनते तो हैं बट उनकी गहराई अधिक नहीं होती। ऑप्शन 3 है उष्णकटिबंधीय वन। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उच्च तापमान और उच्च वर्षा यानी उच्च आर्द्रता के साथ साथ जैविक क्रियाएं भी उच्च होती हैं, जिससे मतलब रासायनिक क्रिया ज़्यादा सक्रिय होती है यहाँ पर, इसलिए जो अपक्षयित पदार्थ हैं उनकी गहराई अधिक होती है। तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। 4 है मरुस्थल। मरुस्थल में भौतिक अपक्षय की क्रिया ज़्यादा होती है, तो ऑप्शन 4 भी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जात बलों में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए है अपर्दन, दूसरा है रूपांतरण, तीसरा है परिवहन, चौथा है निक्षेपण। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? देखो सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन लिया गया है अपना चैप्टर 6 से। बुक वही है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, क्लास 11th की, और इसका चैप्टर 6 है और पेज नंबर देखेंगे इसका 49। चैप्टर 6 का नाम है भू आकृतियाँ एवं प्रक्रियाएँ, भू आकृतिक प्रक्रियाएँ, ठीक है। तो इसमें कौन सा ये चैप्टर पेज नंबर 46 पे दिया हुआ है, 49 पे दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि बहिर्जात बलों में कौन कौन से शामिल हैं, वहाँ पर ये दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि बहिर्जात बलों में सम्मिलित नहीं हैं। तो पहला इसका अपर्दन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रूपांतरण 2 गलत हो जाएगा। रूपांतरण यह आता है अंतर्जात बलों में, ठीक है, ताप परिवर्तन के कारण। तीसरा है ताप और दाब में परिवर्तन के कारण, ठीक है। तीसरा है परिवहन, तो परिवहन भी इसका सही हो जाएगा। और चौथा है निक्षेपण, ठीक है। अपर्दन का परिणाम ही क्या है? ये है निक्षेपण। तो इसका ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक सूर्य तप निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। ऑप्शन 1 है इन क्षेत्रों में सूर्य की तिरछी किरणों के कारण, दूसरा है यहाँ मेघ आवरण सबसे कम पाया जाता है, तीसरा है यहाँ दिन की लंबाई छोटी होती है, चौथा है अभिवहन प्रक्रिया के कारण। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? इसमें पूछा है कि देखो ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 11th की बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसका चैप्टर है 9 जिसका नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, और इसका पेज नंबर हम देखेंगे 81 जहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। आप यहाँ से इसको और डिटेल में देख सकते हैं। इसमें पूछा है कि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक सूर्य तप किसके कारण होता है। देखो सर्वाधिक सूर्य तप की प्राप्ति कहाँ होती है? ये होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। लेकिन क्यों होती है, इसका क्या कारण है? इसमें पहला ऑप्शन था कि इन क्षेत्रों में सूर्य की तिरछी किरणों के कारण, नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सूर्य की तिरछी किरणों के कारण क्या होता है कि जब सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती हैं तो जो वायुमंडल है उसमें अवशोषण, प्रकीर्णन और विसरण के द्वारा ऊष्मा का ह्रास होता है, तो वहाँ पे सूर्य तप की प्राप्ति कम होती है। तो पहला ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है यहाँ मेघ आवरण सबसे कम पाया जाता है, तो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर हवाओं का अवतलन होता है, ठीक है, जहाँ हवाओं का अवतलन होता है वहाँ पे मेघ आवरण नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मेघ आवरण सबसे कम पाया जाता है। तीसरा है यहाँ दिन की लंबाई छोटी होती है। देखो जहाँ दिन की लंबाई छोटी होगी वहाँ तो सूर्य तो वैसे ही कम प्राप्त होगा, तो 3 भी इसका गलत हो जाएगा। चौथा है अभिवहन प्रक्रिया के कारण, अभिवहन प्रक्रिया के कारण चलती हैं पवन, जैसे कि अपनी लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल पर पृथ्वी का औसत तापमान निम्नलिखित में से कौन सा है। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, कोई भी कर देगा। ऑप्शन 1 है 11.2 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 13.2 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 15.2 डिग्री सेल्सियस, चौथा है 17.2 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? इसमें पूछा है कि समुद्र तल पर पृथ्वी का औसत तापमान। ये वाला क्वेश्चन जो क्लास 11th की बुक है उसका चैप्टर है 9, ठीक है।
जहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। चैप्टर का नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो विश्व तापमान वितरण है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, तापमान का विश्व वितरण। ठीक है, उस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है। और इसमें पूछा है कि समुद्र तल पर पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका, 15.2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडी सतहों पर संघनन के जमाव बिंदु से कम तापमान पर होने से बनता है। ऑप्शन 1 है ओस, दूसरा है कोहरा, तीसरा है तुषार, चौथा है बादल। सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन लिया गया है क्लास 11th की बुक और चैप्टर है इसका 11 और पेज नंबर पर आप देखेंगे 100, जहाँ से इसको आप देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है वायुमंडल में जल। इसमें पूछा है कि कौन सा ठंडी सतहों पर संघनन के जमाव बिंदु से कम तापमान पर होने से बनता है। तो पहला देखते हैं ओस। तो ओस क्या होगा, जब इसका औसांक जमाव बिंदु के ऊपर होता है तो किसका निर्माण होता है, ओस का। औसांक जमाव बिंदु से ऊपर यानी अधिक होता है तो ओस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है कोहरा। कोहरे का निर्माण कैसे होता है कि जब वायुमंडल में जलवाष्प बहुत अधिक मात्रा में हो और उसके बाद जो वायु संहति है जो अचानक से नीचे की ओर गिरती है, तब क्या होता है, तब छोटे छोटे जो धूल के कण होते हैं उनके ऊपर ये जलवाष्प संघनित हो जाती है और किसका निर्माण करती है, कोहरे का निर्माण करती है। तो ऑप्शन 2 भी गलत हो जाएगा। तीसरा है तुषार। तुषार क्या होगा कि जब औसांक जमाव बिंदु से नीचे हो यानी जमाव बिंदु से कम तापमान होने पर किसका निर्माण होता है, तुषार का। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। चौथा है बादल। बादल तो सभी जानते हैं कैसे बनता है, जब जलवाष्प का संघनन होता है तो किसका निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ और उनके वर्णन के सुमिलित युग्म की पहचान कीजिए। पहला है सिरस। इसकी विशेषता दी हुई है, पंख के समान रेशेदार है। दूसरा है निम्बस, काला और गहरा स्लेटी रंग के होते हैं। तीसरा है पक्षाभ मेघ, ये रुई के समान दिखाई देते हैं। चौथा है कपासी मेघ, परतदार मेघ। तो कौन सा सही सुमेलित है। सबसे पहले देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी उसी से लिया गया है जहाँ से अपना 19 नंबर का क्वेश्चन बना था, चैप्टर 11, जिसका नाम है वायुमंडल में जल और पेज नंबर है 100, यानी एक ही पेज से 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, वो भी लगातार। तो इसमें पूछा है कि सही सुमेलित कौन सा है। पहला देखते हैं सिरस। सिरस की विशेषता इसमें दी है कि पंख के समान रेशेदार हैं। नहीं, ये सिरस की विशेषता नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। पंख के समान रेशेदार जो दिखते हैं वो होते हैं पक्षाभ मेघ। ठीक है, पक्षाभ मेघ। तो पहला इसका गलत हो जाएगा। दूसरा है निम्बस। निम्बस काला और गहरा स्लेटी रंग के होते हैं, तो ये इसकी विशेषता सही है, यानी निम्बस सही सुमेलित है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तीसरा भी देख लेते हैं, पक्षाभ मेघ रुई के समान दिखाई देते हैं। नहीं, पक्षाभ मेघ पंख के समान रेशेदार होते हैं। ठीक है, रुई के समान दिखाई देते हैं वो होते हैं कपासी मेघ। कपासी मेघ। तीसरा था कपासी मेघ। कपासी मेघ हो गया कि जो रुई के समान दिखाई देते हैं। इसकी विशेषता दी गई है परतदार मेघ। परतदार मेघ होते हैं स्त्री मेघ, ना कि कपासी मेघ। तो ऑप्शन 4 भी गलत हो जाएगा। तो सबकी विशेषता आपको समझ में आ गई होगी कि जो पंख के समान रेशेदार हैं वो हैं पक्षाभ मेघ। निम्बस है काला और गहरा स्लेटी रंग के होते हैं, और जो रुई के समान दिखाई देते हैं वो है कपासी मेघ, और जो परतदार मेघ हैं वो हैं स्त्री मेघ। तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे और आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। पूरे डिटेल में हमने 4 ऑप्शन को देखा है। बाकी के क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।